गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिंदी विषय से जुड़ा हुआ रहेगा। हिंदी भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसके इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जो कल से हमारी जो क्लास रहेगी वो जो हिंदी के टॉपिक है उसके बारे में शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें हिंदी भाषा के बारे में जो शुरुआती जानकारी है वो हमें होनी चाहिए और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा। सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। भाषा शब्द कहाँ से आया? देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। भाष धातु से हुई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विचार, प्रकट करना। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ा? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। भाष धातु से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार, प्रकट करना। देखिए, अब हम पढ़ेंगे भाषा कहते किसे हैं। भाषा कहते किसे हैं? अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे ए कोई व्यक्ति है और वह कोई व्यक्ति है, इन दोनों के मन में कोई विचार आया। इन दोनों के मन में क्या आया? विचार आया। इन दोनों को अपनी बात एक दूसरे को समझानी है। ए को अपनी बात ब को समझानी है और ब को अपनी बात ए को समझानी है। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे को अपनी बात समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? किसी साधन के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, ठीक है, या मीडियम कह लीजिए। इसके द्वारा ही ये अपनी बात एक दूसरे को समझाएंगे। तो ये जो साधन और जो ये माध्यम है ना, ये आपका कहलाएगा भाषा। ठीक है, ये आपका कहलाएगा भाषा। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वह साधन या माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे की बात खुद समझ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस साधन और माध्यम को हम कहते हैं भाषा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना। और दूसरा हमारा हुआ भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन या माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे के मन की बात हम खुद समझ सकते हैं। अब देखिए, भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। भाषा की विशेषताएं। सबसे पहली है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है। देखिए, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति कैसे हुई? इसको ध्यान से सुनिए। जब एक बच्चा जन्म लेता है, जो बोलने की योग्यता होती है वो उसमें जन्म से होती है। ये उसमें जन्मजात योग्यता मिलती है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, इसको बच्चा कैसे सीखता है? वो समाज में रहकर सीखता है, परिवार में रहकर सीखता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो अपने माहौल से उन चीजों को ग्रहण करता है। तो वो क्या करता है? वो अर्जित करता है समाज में रहकर। तो भाषा हमारी क्या हो गई? एक अर्जित संपत्ति हो गई। दूसरा देखिए, भाषा एक
सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे हुई? अब कोई भी बच्चा सिर्फ एक दिन में तो भाषा का विकास नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। एक दिन में कोई भी भाषा नहीं सीख सकता। धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी भाषा का विकास होता है। समाज में रहकर वो धीरे धीरे लोगों से मिलता है जुलता है, परिवार में रहता है, सबसे मिलता है, उनसे धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास होता है। तो किसी भी भाषा का विकास एक दिन में नहीं होता, वो उसे समाज में रहकर सीखता है। तो क्या हो गई हमारी एक भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा देखिए, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। इसको समझिए, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। कैसे नहीं है भाषा का अंतिम स्वरूप? इसे आप ध्यान से समझिए। आज से सैकड़ों वर्षों पहले जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी, क्या आज भी हम वही भाषा प्रयोग में ला रहे हैं? नहीं। जो पुराने समय में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी वो संस्कृत थी। धीरे धीरे उसमें विकास होता गया। आज जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो हिंदी भाषा के रूप में कर रहे हैं। और आज से सैकड़ों वर्षों बाद जो भाषा होगी उसमें कोई और बदलाव होंगे। तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। कैसे नहीं है? अगर भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता तो आज भी हम उसी भाषा का प्रयोग कर रहे होते जो आज से सैकड़ों वर्षों पहले करते थे। लेकिन हम उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य ने अपनी जरूरतों के हिसाब से भाषा को बदल दिया, अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज उसमें करते गए। तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। जिस दिन भाषा का अंतिम स्वरूप होगा उस दिन उसमें विकास होना बंद हो जाएगा। तो अभी तो विकास चल रहा है, तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। कैसे है भाषा परिवर्तनशील? जैसा हमने अभी पढ़ा, भाषा टाइम के साथ चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे जैसे मनुष्य की जरूरतें बदलती है, जैसे जैसे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें बदलाव करता रहता है। ठीक है, तो भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कभी भी एक जैसी नहीं रहती, उसमें कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। पांचवा पॉइंट देखिए, भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा का एक मानक रूप होता है। मानक रूप होता है। देखिए कैसे होता है। प्रत्येक कोई भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है, उसकी अपनी एक लिपि होती है। उसमें उसके कुछ रूल दिए होते हैं। जैसे उसको मानक रूप प्रदान किया होता है। कैसे? जैसे अब हमारी हिंदी में लगा लीजिए, उसमें बताया गया कि ए को हम ऐसे लिखते हैं, आ को हम ऐसे लिखते हैं, कै को ऐसे लिखेंगे। इसमें हम अपने हिसाब से बदलाव नहीं कर सकते। उन्हें एक मानक रूप दिया गया है कि ऐसे ए को अगर ऐसे लिखना है तो ए को ऐसे ही लिखना है, और आ को ऐसे लिखना है तो आ को ऐसे ही लिखना है। उसको हम बदल नहीं सकते। अगर इसको हम ए को किसी और तरह से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होगा आपका। तो भाषा का एक मानक रूप होता है, उसके अनुसार ही हम भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई आपकी भाषा की विशेषताएं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट करेंगे हम करेंगे भाषा को सीखने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताओं का होना जरूरी है। ठीक है, भाषा को सीखने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहली होनी चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा।
भाषा को सीखने के लिए जो सबसे पहली योग्यता है वो कौन सी होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें करना है तो उसके लिए हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक हमारे मन में उस काम को सीखने की, करने की जिज्ञासा या इच्छा नहीं होगी तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे। अब आप एग्जाम्पल के उसमें लगा लीजिए, जैसे एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम है, अगर आपको फोर्सफुली उस चीज के लिए कोई कहता रहे कि एग्जाम है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आप नहीं पढ़ेंगे जब तक कि आप खुद अंदर से मोटिवेट नहीं है, आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं, कोई इच्छा नहीं उस काम को करने की। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि किसी भी काम को हमें करना है तो उससे पहले, सबसे पहले हमारे मन में उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। तो अगर भाषा को हमारे सीखने की है तो जो योग्यता है वो होनी चाहिए कि सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, हमें सीखने के मन में, हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इसकी योग्यता आती है वो आती है अनुकरण। अनुकरण ये जो होता है ना, अनुकरण से हम सबसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। हम छोटा बच्चा जो होता है वो कैसे सीखता है कोई चीज, वो अनुकरण से सीखता है, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन के, उनको देखकर सीखता है। और इसी को क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। हम जो चीज देख रहे हैं उसको देखकर हम ग्रहण करें उस चीज को। तो दूसरी जो योग्यता होनी चाहिए, अनुकरण की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे थर्ड में आता है आपका, तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है अभ्यास। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है अभ्यास। कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तीसरी, अभ्यास। अब आप अभ्यास, जब कोई चीज अगर हमें नहीं भी आती लेकिन हम उस चीज के मन में हमारे जिज्ञासा है, उस चीज को करना चाहते हैं और बार बार निरंतर हम उस चीज के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 5 दिन में, कभी ना कभी हमें वो चीज आएगी। निरंतर अभ्यास करने से कोई भी चीज होती है वो मुश्किल नहीं होती, वो आसान हो जाती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी योग्यता क्या है? अभ्यास। हमें निरंतर उस चीज को सीखने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया एक और पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम या भाषाई कौशलों का विकास क्रम। इसमें सबसे पहला आता है, जो आता है वो सुनना। दूसरा इसमें आपका आता है बोलना। तीसरा आता है आपका पढ़ना। और चौथा जो आपका आता है वो आता है आपका लिखना। अब इसे देखिए, सबसे पहले आता है आपका सुनना। कैसे? बच्चा जब पैदा होता है, सुनने की योग्यता उसमें जन्मजात होती है। जो भी 2, 3, 4 महीने का जो बच्चा होता है, उसके समझ में अगर बेशक कुछ ना आता हो लेकिन वो सुन रहा होता है, उसके माता पिता क्या कह रहे हैं उसको सुन रहा होता है, पर वो उसको समझ नहीं पाता। समझने की योग्यता उसमें धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन सुन सकता है। तो सबसे पहले जो भाषा का विकास क्रम सबसे पहले विकसित कौन सा होता है? सुनना होता है, जो बच्चा जन्म से लेकर ही पैदा होता है। दूसरा होता है बोलना। जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो जो सुनता है ना, उससे सीखता है, अनुकरण से, वो देख सुनकर जो ग्रहण करता है उसके अनुसार ही वो बोलना शुरू करता है। जो उसका माहौल होगा, जो उसका परिवार होगा, जो उसकी भाषा होगी, उसी के हिसाब से क्या करेगा? बोलना शुरू करेगा। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो होता है पढ़ना। बोलने के बाद कौन सा क्वेश्चन आता है? पढ़ना। फिर बच्चा पढ़ना शुरू करता है और सबसे जो लास्ट में जो क्वेश्चन का विकास होता है वो होता है लिखना। ठीक है, तो भाषाई कौशलों का विकास कैसे होता है? सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, देन रीडिंग, और उसके बाद जो आपकी आती है वो आती है राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर एग्जाम में आपके पूछने से भाषाई कौशलों का सही विकास क्रम कौन सा है, तो आपको नीचे यही ऑप्शन मिलेंगे, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाएगा, उसमें आपको सही क्रम को चुनना होगा। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? ये होगा। एक और इसमें अपवाद दिया गया है, मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी जो इटली की मनोवैज्ञानिक हैं, इटली की जो क्या है मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो इस भाषा का विकास क्रम दिया है, उन्होंने जो लास्ट के जो 2 हैं इनको चेंज कर दिया। 3rd नंबर पर उन्होंने दिया है लिखना और 4th दिया है आपका पढ़ना। तो अगर स्पेशली अगर ये पूछ लिया जाए कि मारिया मोंटेसरी द्वारा जो भाषा का जो विकास क्रम दिया है वो कौन सा है, तो इसमें आपको इन दोनों को आपस में बदलना है। यहाँ आपका लिखना हो जाएगा और यहाँ आपका पढ़ना हो जाएगा। और बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं
भाषा का यही विकास क्रम दिया है। ठीक है, अब आता है हमारा भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं भाषा के प्रकार? सबसे पहला आता है आपका मौखिक। मौखिक भाषा। दूसरा आता है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा। और तीसरा जो आता है आपका सांकेतिक। अब सबसे पहले देखिए मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या करते हैं, एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। इसमें सामने वाला बोलता है और उसका जो वो होता है वो उसको सुनकर उस चीज को ग्रहण करता है। ठीक है, अब मैंने जो बोला आपने सुना और वो विचार मेरे मन में था, मैंने आपको बता दिया, आपने सुनकर उसको ग्रहण किया, उसको समझा, ये हो गई मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा के अब एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे रेडियो पर जो समाचार सुनाए जाते हैं, रेडियो पर समाचार सुनना, ठीक है। दूसरा टेलीफोन पर हम बात करते हैं, वो क्या होता है, वो मौखिक भाषा ही होती है। उसमें आपने बोला, सामने वाले ने सुना, बात आपकी पूरी हो गई। ठीक है, अब तीसरा लगा लीजिए आप नेता जो भाषण देता है वो कौन सी होती है, मौखिक भाषा होती है। और जैसे एक और देख लीजिए आप, साक्षात्कार अपने लगा लीजिए। जो साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने दो बंदे बैठे होते हैं, उन्होंने उनसे पूछा, उसने उसका जवाब दिया, ये क्या हो गई आपकी मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, अब आपकी देखिए लिखित भाषा में क्या होता है, सामने वाला बंदा पढ़कर, लिखे हुए को पढ़कर उस समझता है कि सामने उसको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे एक बंदा है, एक व्यक्ति हो गया, इसने कुछ लिख कर दिया, मैंने उसको पढ़ा और पढ़कर उसको समझा। जो उसने लिख कर दिया उसने उसको पढ़कर समझा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई लिखित भाषा। लिखित भाषा देखिए, पत्र पत्रिकाएं, इसके एग्जाम्पल है आपके पत्र पत्रिकाएं होगी, आपकी पाठ्य पुस्तकें होगी, और तीसरा जो आपका होता है सुबह सुबह समाचार पत्र आता है ना, न्यूज़पेपर, ये आपके हो गए लिखित भाषा के प्रकार। ठीक है, थर्ड आता है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में इशारे से कोई बात समझाई जा रही है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा रहा है, इशारे से, संकेत से कोई बात समझा रहा है। इसमें आप एग्जांपल लीजिए, जैसे यातायात पुलिस होती है जो चौराहे पर खड़ी होती है, वो गाड़ियों को आने जाने का इशारा कैसे करती है, इशारे से समझाती है, हाथ के इशारे से समझाती है कि अब गाड़ियों को रुकना है और अब गाड़ियों को जाना है। ठीक है, वो हो गई आपकी सांकेतिक भाषा की, संकेत से हम दूसरे व्यक्ति को ये समझा रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, इसमें आप देखिए सबसे सरल जो आपकी भाषा है, सबसे सरल जो भाषा है वो मौखिक है। इसको आसानी से सामने वाला समझकर, सुनकर समझ लेता है। ठीक है, और सबसे जो कठिन जो आपकी भाषा है वो है आपकी सांकेतिक, क्योंकि संकेत कई बार क्लियर नहीं होते। आपने तो सामने वाले को समझाने की तो कोशिश की इशारे से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वही बात समझेगा जो आप उसको कहना चाह रहे हैं इशारे से। तो ये सबसे मुश्किल भाषा है। और जो लिखित भाषा है आपकी, ये आपकी कठिन भी है और सरल भी है। सरल तो वैसे अगर कोई बात, एक व्यक्ति को वो भाषा आती है और दूसरे व्यक्ति उस भाषा को समझता है, तो उन दोनों के लिए जो आपस में विचार विमर्श करना हो गया आसान। उनके लिए तो वो बात, भाषा जो है आसान है, उसने लिख कर दिया, सामने वाले ने वो समझ लिया। लेकिन आप कई बार ये होता है कि कोई भाषा एक व्यक्ति को आती है, वो भाषा सामने वाले व्यक्ति को नहीं आती, तो उसके लिए वो भाषा कैसी हो गई, कठिन हो गई। वो उसको लिखे हुए को नहीं समझ सकता क्योंकि वो उसको वो भाषा नहीं आती। तो ये हो गए हमारे भाषा के प्रकार।
देखिए हम अब पढ़ेंगे हिंदी भाषा का जो हमारा विकास है उसके बारे में, इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए जो हमारी हिंदी भाषा है विश्व की 3000 भाषा, जो विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से हमारी हिंदी भाषा एक है, ठीक है। अब हमारी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहले जो प्राचीन समय में जो हमारी भाषा आई थी वो कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत थी, जिसको हम मूल भाषा भी कहते हैं, जिसको हम मूल भाषा भी कहते हैं। प्राचीन समय में जो भाषा हम प्रयोग करते थे वो कौन सी थी? संस्कृत थी, जिसको हम मूल भाषा भी कहते हैं। इसको, संस्कृत को जननी भाषा भी कहा जाता है, इसको जगत जननी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत भाषा को जगत जननी भाषा भी कहा जाता है। फिर संस्कृत जो आई वो दो रूपों में आई। एक रूप था इसका वैदिक संस्कृत, ध्यान से समझिएगा, एक था इसका वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी वो कठिन थी, वो थी कठिन भाषा थी। इस वैदिक संस्कृत में हमारे लिखे गए हैं वेद और उपनिषद। हमारे वेद और उपनिषद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। और जो हमारी जो लौकिक भाषा थी ना, लौकिक संस्कृत उस संस्कृत को कहते थे जो उस टाइम जो व्यक्ति आपस में विचार प्रकट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए, आपस की जो बोलचाल की भाषा थी वो थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से सरल जो थी वो लौकिक संस्कृत थी, इसलिए इसका आगे विकास होता गया। और वैदिक संस्कृत का विकास नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत कठिन थी, इसका विकास आगे संभव नहीं हुआ, ये यहीं ही छोड़ दी गई और लौकिक संस्कृत का आगे विकास किया गया। अब लौकिक संस्कृत का आगे विकास कैसे हुआ देखिए। सबसे पहले आई आपकी लौकिक संस्कृत के जो बाद आई आपकी आई पाली भाषा। कौन सी आई? पाली। और ये पाली उस समय आई जिस टाइम हमारे देश में जो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था, ठीक है। क्या था उस टाइम? बौद्ध धर्म था। उस टाइम क्या था? बौद्ध धर्म था। और जो गौतम बुद्ध, हमारे महात्मा बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध जी ने जितने भी अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। कौन सी भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए गए हैं। इसके बाद जो भाषा का विकास हुआ, पाली से जो हमारे पास आई वो आई प्राकृत भाषा। कौन सी आई? प्राकृत आई। और इस टाइम हमारे देश में था जैन धर्म का प्रचार प्रसार। कौन से धर्म का था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार था। और महावीर जैन जी ने जितने भी अपने उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में, ठीक है। और इसके बाद जो आई प्राकृत भाषा के बाद जो आई हमारी वो आई अपभ्रंश। इसको आप यहां देख लीजिए। प्राकृत भाषा के जो बाद आई वो आई अपभ्रंश भाषा, ठीक है। और अपभ्रंश को प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश कौन सी है? इसको हम कहते हैं प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं अपभ्रंश को। बिगड़ा हुआ रूप। और जो अपभ्रंश के बाद जो आई वो आई हमारे पास शिरोसेनी अपभ्रंश। शिरोसेनी अपभ्रंश, ठीक है। और इस जो शिरोसेनी अपभ्रंश से हुआ हमारा हिंदी भाषा का विकास। शिरोसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो हमारे आई वो आई संस्कृत भाषा, जिसको हम मूल भाषा भी कहते हैं, जिसको जगत जननी भाषा भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास
उस संस्कृत के क्या आए हमारे पास, दो उसमें आए। तो एक था वैदिक संस्कृत और दो रूप थे, एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत थी वो बहुत कठिन थी और उसमें हमारे वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। कठिन होने के कारण, वैदिक संस्कृत कठिन होने के कारण उसका विकास नहीं हो पाया। और लौकिक संस्कृत जो उस टाइम आम जो बोलचाल की भाषा थी वो वैदिक संस्कृत से सरल भाषा थी और धीरे 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 उसका विकास आगे होता गया। अब लौकिक संस्कृत से जो भाषा का विकास हुआ वो आई आपकी पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं। उसके बाद इसका विकास हुआ प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो थी महावीर जैन के जो समय में थी, प्रयोग में लाई जाती थी, और उसके बाद फिर प्राकृत भाषा का में महावीर जैन जी ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं, प्राकृत भाषा में दिए हैं। और प्राकृत भाषा से हमारी जो आई वो अपभ्रंश आई। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आई हमारी शिरोसेनी अपभ्रंश, ठीक है। और शिरोसेनी अपभ्रंश से हमारी भाषा हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो कई बार एग्जाम में अगर आपसे हिंदी भाषा का जो विकास क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले कौन सी आई आपकी, संस्कृत। संस्कृत के बाद जो इसमें आए ये दो आए, तो लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद शिरोसेनी अपभ्रंश और उसके बाद हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, ठीक है। अब हमारी हिंदी भाषा को हम संविधान की दृष्टि से देख लेते हैं। संविधान की दृष्टि से हमारी हिंदी भाषा को देखते हैं। हमारे संविधान जो हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दी गई हैं। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दी गई हैं, जिनमें से एक हमारी हिंदी भाषा है, ठीक है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दी गई हैं, जिसमें हमारी हिंदी भाषा भी एक है, ठीक है। हमारे संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा कौन सी भाषा होती है, जिसमें किसी देश की वो भाषा जिसमें उसका शासन संबंधी जो कार्य होता है वो होता है, उसको कहते हैं राजभाषा। तो हिंदी को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और इसका वर्णन किसमें मिलता है, संविधान के भाग 17, ध्यान से सुनिए, संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351, ठीक है। हमारे संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसका वर्णन किसमें मिलता है, हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में ये वर्णन मिलता है, ठीक है। ये हमारे संविधान के हिसाब से हिंदी भाषा होगी। अब हम एक और वो टॉपिक करेंगे जिसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम करेंगे बोली। बोली क्या होती है, ठीक है। दूसरा होगा भाषा, तीसरा होगा मातृभाषा, चौथा होगा राजभाषा और पांचवा होगा आपका राष्ट्रीय भाषा। देखिए, बोली और भाषा, ठीक है। बोली और भाषा दोनों ही क्या है, विचार अभिव्यक्ति का साधन है। दोनों ही विचार अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। जो ये बोली है ये किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है, ठीक है। बोली जो बोली जाती है वो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। और बोली भाषा कब बन जाती है, जब बोली धीरे धीरे उसका जो
स्तर है, वो सीमित जो क्षेत्र है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, तो बोली क्या कर लेती है, भाषा बन जाती है। ठीक है, बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा का क्षेत्र होता है, क्या होता है, व्यापक। जैसे जैसे बोली का विकास होता है, उसका क्षेत्र बड़ा होता जाता है, तो वो क्या कर लेती है, भाषा बन जाती है। ठीक है, अब हमारी तीसरी जो होगी वो मातृभाषा। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वो होती है जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, जो भाषा बच्चा अपनी माता पिता से सीखता है या माँ से सीखता है, माँ से जो भाषा सीखता है उसको कहते हैं मातृभाषा। ठीक है, अब चौथा आगे हमारा राजभाषा, जो हमने अभी पढ़ा था। राजभाषा कौन सी भाषा होती है, वो राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें किसी देश का शासन संबंधी जो कार्य होता है वो होती है राजभाषा। ठीक है, और हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। हमारी राजभाषा कौन सी, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारे जितने भी संविधान शासन संबंधी किसी राज्य या किसी देश के कार्य तो वो राजभाषा, तो हमारे देश के जो कार्य होते हैं वो कौन सी में होते हैं, हिंदी भाषा में होते हैं। तो एक बार ये देख लीजिए, जो हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, हमारे देश में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, हमारे संविधान में राजभाषा हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 14 सितंबर को। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राजभाषा संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका 14 सितंबर 1949 को, और प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आ गई हमारी राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो किसी देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, उसको हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, जो वो भाषा जो किसी देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है वो होती है राष्ट्रीय भाषा। तो हमने कौन सी पढ़ी, बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा हिंदी में, वो हमने हिंदी भाषा के व्याकरण के बारे में या उसके इतिहास के बारे में सामान्य सी जानकारी जो है वो प्राप्त की। जो कल से जो हमारी वीडियो होगी वो हिंदी के जो हमारे टॉपिक होंगे उनसे रिलेटेड होगी, और उन टॉपिक को ही हम कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे। आज जो ये थी सामान्य जानकारी थी जो जरूरी थी, कई बार एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये करनी जरूरी थी। इसके बाद जो हमारा कल जो टॉपिक होगा, हम वर्ण विचार का टॉपिक शुरू करेंगे, और वो फिर कंटिन्यूसली जो भी आपके टॉपिक है हिंदी से वो हम सारे क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप 2-3 बार वीडियो को देखें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।